हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक मैंने आप लोगों को डीएसएमएस में टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर का एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर समझाया था। पिछला लेक्चर जस्ट आप जाके देखिएगा, उसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों मेंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको जाके आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि उसी में मेन बातें की गई हैं कि एक्चुअली हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। दोनों में चाहे कंप्रेशन मेंबर पढ़ना हो चाहे टेंशन मेंबर, तो वैसे ही अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन उनका मैंने आपस में कंपेयर किया है। वो लेक्चर विशेष रूप से आप जरूर देख लीजिएगा, इसके ठीक पहले का लेक्चर आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। आई थिंक लेक्चर नंबर 13 होगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 13, वहीं से टेंशन मेंबर की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा उसको। आज के पार्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अब आगे बढ़ने में क्या है हम लोग का कहानी समझिएगा। पिछले लेक्चर अगर आप देख चुके हैं, देख के ही आइए, डायरेक्ट इस पर मत आइएगा, ठीक है। तो अगर आप देख चुके हैं तो आप लोग ये जान चुके होंगे कि टेंशन मेंबर का मतलब वो मेंबर होता है जिसको कहीं पर जोड़ करके उस पर तनाव बल ले आया जाए, ठीक है। और वो टेंशन को लेके मतलब टेंशन को लेके उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? टेंसाइल फोर्स के लिए। और उसमें एक चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था कि किसी भी टेंशन मेंबर हो चाहे कंप्रेशन मेंबर हो, आपको दो काम करने होते हैं। पहला काम, पूरा जितना आरसीसी भी मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था, डीएसएमएस भी पढ़ा था, कि आपको जो डिजाइन वाले जो जो भी आपके डिजाइन वाले सब्जेक्ट है, लाइक डीएसएमएस डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, आरसीसी मतलब डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो इन सब चीजों को पढ़ने में आपको करना क्या था? दो काम। पहला काम आपको ये करना था कि आपको दिया गया था कोई मेंबर, उसकी स्ट्रेंथ बतानी थी। और दूसरा काम ये करना था कि कोई लोड दिया गया है, उसके लिए किसी मेंबर की साइज निर्धारित करनी थी। आरसीसी में ये आप उसका सेक्शन का साइज और रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते थे, और इसमें आप क्या करते हैं, डीएसएमएस में स्टील में वही काम करते हैं। तो अब एक चीज समझ लीजिएगा कि इसमें स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, मैंने बहुत जनरल फॉर्मूला बताया आप लोगों को, स्ट्रेंथ जो पी होता है इज इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेंथ? तो वो होता है एरिया एरिया आई इनटू मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। यही दोनों चीजें तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होती हैं। ये फॉर्मूला तो शुरू से आप लोग देखते आए हैं, अभी आपने वेल्डिंग पढ़ा, रिवेटिंग पढ़ा, तो यही आया था। और मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि टेंसाइल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स होती है, विच इज इक्वल टू 0.6 Fy। ये फिक्स होता है। Ft का वैल्यू जो टेंशन फोर्स लगता है या टेंशन स्ट्रेस आता है, वो 0.6 Fy के बराबर होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? एरिया कैलकुलेट करने में, एरिया कैलकुलेट में प्रॉब्लम होती है। जबकि कंप्रेशन में मैंने बताया था कि एरिया फिक्स रहता है, जो कि एक ग्रॉस के बराबर होता है, और स्ट्रेस उसमें वेरी करता रहता है। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसी एरिया का कि ये एरिया कब कैसे लिया जाए। एक चीज जान लीजिएगा, किसी भी कोई भी मेंबर, मैं ये सारे डायग्राम बनाया हूं, अभी एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा सबके बारे में। तो मैं अगर एरिया के बारे में बात करूं आपसे, तो जो एरिया आपका होता है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि वो हो ए ग्रॉस। ग्रॉस मतलब, अगर ये बताइए कोई गसेट प्लेट है, सपोज करिए, अभी मैं ये गसेट प्लेट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। गसेट प्लेट से ये जुड़ा हुआ है, तो अच्छा, ये तो गसेट प्लेट है, ठीक है, ये गसेट प्लेट है। लेकिन इसमें ये जुड़ा हुआ है, एक एंगल सेक्शन देख रहे होंगे आप, एंगल इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसमें रिवेटिंग कर दी गई है, और ये एंगल आगे जा चुका है, ये कहीं और जा करके जुड़ेगा जहां इसको जोड़ना होगा, ठीक है। ये एंगल इस गसेट प्लेट के साथ जुड़ा देख रहे होंगे आप, और ये आगे जा करके फिर सही, अगर टाई मेंबर होता, जैसे ट्रस में, अगर ये ट्रस आपकी है, इस टाइप से अगर ट्रस है, तो ट्रस का ये जो यहाँ पे गसेट प्लेट लगी रहती यहाँ पे, और ये टाई मेंबर हो सकता था। तो इतने हिस्से का ये डायग्राम समझ लीजिए कि है यहाँ पे, आगे जाके वो दूसरी गसेट प्लेट में जुड़ेगा, उसमें यहाँ रिवेट करके गसेट प्लेट से इसको जोड़ दिया गया है। तो आप एक चीज बताइए, ये जो जोड़ा गया है फाइनली वो कटेगा तो इधर ही कहीं से कटेगा ना, कहीं जहां कमजोर पड़ेगा। तो एक चीज जान लीजिएगा कि यहाँ पर टेंशन में जो हम लोग को एरिया निकालना है, तो ए ग्रॉस क्या होता है? ए ग्रॉस का मतलब इस पूरे एंगल सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। और दूसरा चीज होता है, एक चीज होता है ए नेट। ए नेट क्या होता है? ए नेट का मतलब होता है, इसमें हम लोग डिडक्ट कर देते हैं क्या? डिडक्टिंग एरिया ऑफ या डिडक्टिंग एरिया ऑफ रिवेट होल, आप इसको कह लीजिए रिवेट होल, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया बताइए? ये हमने क्या कर दिया? ए नेट का मतलब क्या हुआ?
ए ग्रॉस में से, जैसे ये पूरा क्रॉस सेक्शन है, लेकिन हम जानते हैं कि ये यहाँ पर ये कमजोर पड़ेगा, ये सेक्शन यहीं पे कमजोर पड़ेगा। इस जगह पर हम पूरा एरिया ना लेके जो रिवेट होल कर दिए उसमें हम जानते हैं अगर एक होल यहाँ कर दें, एक यहाँ कर दें ना, तो सेक्शन कमजोर पड़ जाएगा वहां पे। तो आप एक चीज जान लीजिए, जो ए नेट होता है, ए नेट कुछ नहीं है, ए ग्रॉस तो पूरा उसका एरिया है, उसमें से एरिया डिडक्ट कर दिए किसका, रिवेट होल का। अगर वेल्डिंग की जाएगी तो ए नेट ए ग्रॉस बराबर होंगे, वेल्डिंग करने में कहीं पर होल नहीं करना पड़ता है। तो अगर इसको वेल्ड कर दिया जाए गसेट प्लेट से, तब ए नेट जो होगा वो ए ग्रॉस के बराबर होगा। लेकिन अगर रिवेटिंग की गई है तो ए ग्रॉस में से डिडक्ट करेंगे रिवेट होल का एरिया, तब आएगा ए नेट। और ए नेट के बाद तीसरी चीज हम लोग की आ जाती है ए इफेक्टिव, जिसको नेट इफेक्टिव एरिया भी कहते हैं। ए इफेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, इसको नेट इफेक्टिव एरिया, ठीक है, नेट इफेक्टिव एरिया। अब इनमें क्या कहानी है, सबको वन बाय वन करके हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। हमने ये कहा सबसे पहले कि अगर आपको निकालना है स्ट्रेंथ मेंबर का, तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस फिक्स है तो एरिया करना पड़ेगा कैलकुलेट। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो एक चीज जान लीजिएगा, आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी ले जा सकता हूं, लेकिन इस चीज की जरूरत ना, तो आपको कहीं ये बस उसके लिए कि आप जान लें, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी समझिए जरा इस चीज को। अच्छा, इस मेंबर पर क्या लग रहा है कि इस मेंबर पर जब लोड लगेगा या इसमें खिंचाव ऐसे आएगा, तो वो मेंबर को खींचेगा तो क्या एक्सियली खींचेगा। यहां पर एक चीज समझिएगा, एक्सियली का अर्थ क्या हुआ, ठीक है ना। कोई भी, अगर मैं इसका डायग्राम ऐसे समझूं, इसको जैसे आपने इसको अभी देखा, मैं ऐसे इसको यहां बना रहा हूं, इसको जरा समझिएगा। इसको क्रॉस सेक्शन को, वो लंबाई में ऐसे जुड़ा, इसको क्रॉस सेक्शन को मैं यहां बना रहा हूं, जरा आप समझने का प्रयास करिएगा। ये एंगल यहां पे बन गया। मैं अगर इस एंगल को आगे है इसको पकड़ के इस तरीके से खींचूं, और जबकि हमारा गसेट प्लेट यहां पे है, तो क्या गसेट प्लेट के सेंटर पे लोड लग रहा है या इस पूरे के सेंटर पे लोड लग रहा है। अगर मैं इसको इस गसेट प्लेट में एक लगा दिया मैंने एंगल, अब एंगल को खींच रहा हूं, तो देखेंगे आप कि एंगल में अगर हम खींचते हैं, जबकि पूरे सारे मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करने वाला गसेट प्लेट है, और जब मैं एंगल को ऐसे खींचूंगा तो एंगल का एक्सिस तो यहां पे है, तो लोड को लगना चाहिए था इस पूरे के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर। लेकिन जब हम इसको साइड यहां पर एंगल को खींचते हैं तो एंगल एक तरफा होता है, जिससे इसेंट्रिसिटी आती है। दूसरी कहानी यहीं पर आप कंपेयर करिए, इस टाइप का अगर बनावट रहे, जैसे अगर इस टाइप से रहे, गसेट प्लेट अगर यहां पे है और इसके दोनों तरफ इस टाइप से एंगल लगे हुए हैं, ठीक है, एंगल लगे हुए हैं दोनों तरफ, जैसे अभी समझ में आ जाएगा आपको। इस टाइप से अगर एंगल लगे हुए हैं, इस टाइप से, अब बताइए कि अगर मैं इन दोनों एंगल दो तरफ लगे और आगे की तरफ ऐसे निकले हुए हैं, अगर इन पर इस तरह से लोड लगेगा, तो देखेंगे कि दोनों का जो लोड दोनों ऐसे खींचे जाएंगे, तो उनका लोड का जो एक्सिस होगा ना, वो यहीं बीच में काम करेगा। तो बस इतना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब एक तरफ एंगल लगा रहता है, एंगल अगर एक तरफ लगे, या कोई भी ऐसा मेंबर जो एक तरफा यानी इसेंट्रिक लोड दे, इसेंट्रिक लोड दे, तो उस केस में हमेशा जान लीजिएगा कि एरिया जो होता है ना, या फिर जो स्ट्रेस लेने की शक्ति होती है ना मेंबर की, वो कुछ घट जाती है। देखेंगे हम कैसे, इसको समझिएगा। एक तरह से आपने समझा कि ये लोडिंग कैसी हुई, एक इसेंट्रिक लोडिंग हुई। जैसे ये लोडिंग हुई है तो कैसी है, इसेंट्रिक है। ये लोडिंग जो हुई है वो भी कैसी, वो भी इसेंट्रिक है, क्योंकि गसेट प्लेट के एक ही तरफ लगे हैं दो। देखिए, एक ऊपर से एंगल लगा है, एक उसी में बैक टू बैक चिपका करके दूसरा नीचे से लगा है। यहां भी बैक टू बैक लगा है, लेकिन दोनों दो तरफ है। देखिए, गसेट प्लेट के एक तरफ ये है, दूसरे तरफ ये है, ठीक है। इनमें भी रिवेटिंग करके जोड़ा गया है दोनों को आपस में। इसमें देखिए रिवेटिंग करके जोड़ा गया है गसेट प्लेट में, इसमें देखिए एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, इस तरीके से ऐड किया गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब एक तरफ जोड़ा गया है, चाहे ऐसे, चाहे अगर ऐसा ना होके कभी ऐसा होता कि एक गसेट प्लेट इस तरीके से होती और उसी में कोई इस टाइप से टी सेक्शन होता है। सपोज ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट में ये पूरी की पूरी टी सेक्शन ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो टी सेक्शन भी एक तरफा हो गया, समझ गए बात को। यहाँ पे टी सेक्शन भी क्या हुआ, एक तरफा हो गया। इस
इस केस में और इस केस में क्या हो रहा है, इसेंट्रिसिटी आ रही है, यानी इसेंट्रिक लोडिंग हो रही है। जबकि क्योंकि देखिए इसका एक्सिस कहीं यहाँ होगा गसेट प्लेट से दूर, जब इसको खींचेंगे तो लोड यहाँ काम करेगा, लेकिन जब इन दोनों को खींचेंगे तो लोड कहाँ काम कर रहा है, बिल्कुल सेंटर पे। तो हमेशा ये जान लीजिएगा ये लोडिंग जो हो रही है वो एक्सियल लोडिंग हो रही है, एक्सियल लोडिंग हो रही है, और जबकि ये दोनों जो लोडिंग हो रही है वो इसेंट्रिक लोडिंग हो रही है। आई होप दोनों में चीजें में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अब कहेंगे सर तो अंतर हो गया तो क्या करें, अंतर में बस इतना समझिएगा कि जब, और मैं इसमें बहुत ज्यादा इलेबोरेशन कर सकता हूं, मैंने कहा ना कि आपके एग्जाम में जरूरत, बस आप इतना समझिएगा कि जो इसेंट्रिक लोडेड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ लेने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, और जो एक्सियली लोडेड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये जो जुड़े हैं ना, ये पूरा जो जुड़े हैं जिनमें एक्सियल लोडिंग हो रही है वो दोनों का ए नेट लिया जाएगा। ए नेट का मतलब केवल इनके एरिया में से, अगर ये रिवेट से ऐसे जुड़े हैं इनमें होल हुआ होगा, अगर ये रिवेट से जुड़े हैं तो इनमें, जैसे देखिए यहाँ पे रिवेट में होल हुआ है तो दोनों में, ये इसके पीछे वाले बैक टू बैक में भी होल हुआ है, ठीक है। इन दोनों में जब जोड़ा जाएगा तो केवल ए ग्रॉस में से रिवेट डाया हटा के एक नेट निकाल करके उस पर काम किया जाएगा। लेकिन इनका जो एरिया लिया जाता है यहाँ पे, वो ए ग्रॉस तो आप जानते हैं, ये तो कंप्रेशन मेंबर में एरिया पूरा लिया जाता है, ए नेट व इफेक्टिव जैसा कुछ कहानी नहीं होता। लेकिन जब टेंसाइल मेंबर की हम बात करते हैं तो इनमें देखिए मैंने कहा ध्यान से, एरिया कौन सा लेंगे, जब ऐसी लोडिंग होगी, जब एक्सियल लोडिंग होगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगा तो ए नेट लेंगे। ए नेट क्या होता है, ए ग्रॉस में से रिवेट का डाया घटा देंगे। और यदि इन पर लोडिंग इसेंट्रिक होने लगी तो इनका एरिया ए नेट से भी कम होके ए नेट, ए इफेक्टिव कहिए या नेट इफेक्टिव एरिया कहिए, वो लिया जाएगा, जो और कम हो जाएगा। कैसे कम होगा उसकी बात अभी हम करने जा रहे हैं, उसको और ध्यान से हम लोग समझेंगे। अच्छा, ऐसा कितने केस हुए, एरिया और कम कब हुआ, जब इसेंट्रिक लोडिंग हुई, जब इस टाइप से लोडिंग हुई तो एरिया बस ए नेट, क्या किए ए नेट में ध्यान रखिएगा, ए नेट कुछ नहीं है, ग्रॉस में से रिवेट को हटा दिए। अगर रिवेट नहीं होता, इसमें रिवेट नहीं, वेल्डिंग कर दी गई होती तो ये ग्रॉस ही पूरा ले लेते। समझ गए बात को, क्लियर हो गई बातें। यहां पर ए इफेक्टिव क्या होता है, यहां पे ये पूरा बताइए इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव के केस में नेट इफेक्टिव एरिया लेता है और वो नेट इफेक्टिव एरिया निकालना ही मेन टेढ़ा खेल है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसका क्या हो सकता है। एंगल सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, केवल एंगल के बारे में, अभी तो सेक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, कई टाइप के, जैसे चैनल बन सकता है और भी कई सारे सेक्शन बन सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो एक एंगल सेक्शन के बारे में पढ़ना है, दूसरा पढ़ना आपको एक चप्पी पट्टी यानी फ्लैट के बारे में पढ़ना है। उन दोनों में ए नेट निकालना सीखना है। तो हम बहुत सारे केस बना बना के आपको बोर नहीं करने वाले हैं, एक मूल बात मैंने आपको बता दी, केस चाहे कैसा भी हो, बस इतना देखिएगा कि क्या एक तरफ जुड़ा है यानी इसेंट्रिसिटी आ रही है, यानी इन दोनों में देखिए इसेंट्रिसिटी आ रही है लेकिन इसमें इसेंट्रिसिटी नहीं आ रही है, बस इतना चेक करिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए कैसे निकलता है, ठीक है, एरिया इसका कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए अगर हम लोग एक एंगल सेक्शन को बताएं, यहां पे बात करें जो गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है, मैं बड़े में बना रहा हूं, इसको जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए एंगल अगर एक गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है, सपोज करिए ये गसेट प्लेट है जिससे एंगल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो एंगल जुड़ा, आइए इसमें चलिए हमने रिवेटिंग कर दिया जोड़ने के लिए इसको, ठीक है, ये हमने इसमें रिवेटिंग कर दिया, जोड़ दिया। तो जो लेग इससे जुड़ी होती है ना मजबूती से, उसके एरिया को हम लोग, सपोज करिए ये वाला जो लेग है, इस लेग को हम लोग, लंबाई इसकी हम मान लेते हैं कितनी है, L1 है। हो सकता है दोनों इक्वल लेग के हों तो L1 L2 बराबर भी हो सकते हैं। चलिए इसकी लंबाई को हमने मान लिया ये L2 है, और मोटाई इसकी हमने मान ली क्या, यहां से यहां तक T1 मान लिया, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, L1 जो है, L1 या जो यहां पर लेग, इसको हम लोग कहते हैं कि कनेक्टिंग लेग। तो A1 हम मान लेते हैं, A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग होता है, कनेक्टिंग लेग। A2 क्या होता है, A2 एरिया ऑफ रिमेनिंग लेग,
रिमेनिंग लेग। अब देखिए A1 जो है वो कनेक्टिंग लेग का एरिया है और A2 जो है रिमेनिंग मतलब जो बची हुई लेग है उसका एरिया है। कैसे निकलेगा जरा इसको पहले समझ लेते हैं। दोनों का जोड़ देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, लेकिन यहां पर समझने वाली बात है कि ए नेट जो होता है ना, ए नेट जो होता है वो ए नेट का मतलब नेट इफेक्टिव एरिया, ध्यान से देखिए क्या होता है, वो होता है A1 प्लस A2 होना चाहिए था, लेकिन हम इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, K से। K क्या है, एक मॉडिफिकेशन फैक्टर, एक कांस्टेंट है। अभी समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है K, ठीक है। अगर ये किस केस में है, केस हमने, चलिए केस वन हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये हर उस केस के लिए है जिसमें इसेंट्रिसिटी आ रही हो, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी आ रही हो, इसेंट्रिसिटी आ रही हो, उसके लिए क्या है कि ये फॉर्मूला लगेगा ए नेट का, ठीक है। और अगर इसेंट्रिसिटी नहीं आती तो ये मैंने बताया अभी अभी कि इसेंट्रिसिटी आएगी तो ए नेट जो होता है वो ये होता है, ठीक है। और अगर इसेंट्रिसिटी नहीं आ रही होती तो तब ये के नहीं होता। समझ में आ रही बात। अब देखिए कैसे काम कर रहा है, अभी चीजें समझ में आ रही है, आराम से बने रहिए। A1 को हमने लिया, देखिए अब जब इसका पूरा एरिया अगर आप निकालना चाहें यहां से यहां तक, तो बताइए पूरा ले लेंगे यहां तक जो कनेक्ट हुआ है, तो फिर क्या ये जो हिस्सा आप ले रहे हैं वो केवल इन्हीं इन्हीं लेग का है, ये वाला कहेगा नहीं हम यहां तक रहेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इनको लेने का तरीका होता है कि आधा इसके लिए ऐसे दे दीजिए यहां से ऐसे, और आधा ये अपना ऐसे ले लेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका एरिया यहां से यहां तक पूरा लिया जाएगा, देखिए यहां से यहां तक, और कहेंगे सर इसका एरिया यहां से यहां तक पूरा लिया जाएगा। कहेंगे सर यहाँ 2 बार हो रहा है तो भैया यहाँ छूट भी रहा है, ये आप एस्टिमेट में एल जंक्शन में पढ़े होंगे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एरिया कनेक्टिंग लेग का होता है वो पूरा यहां से यहां तक की लंबाई L1 है, और ये मोटाई क्या है T1, या इसको T, अगर दोनों बराबर ही मोटाई के होते हैं तो T मान लीजिए। अब एक चीज बताइए, तो हम एरिया लेंगे तो ये पूरा L1 तो लेंगे नहीं, हम इसको आयत मान रहे हैं, एक आयत मान रहे हैं। कहेंगे सर यहाँ मुड़ा हुआ है तो यहाँ थोड़ा उभरा होता है, मेंटेन हो जाता है, उसकी चिंता, इसको आप एक आयत मान लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो एरिया जो A1 होगा ना वो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई पूरा L1 मत लीजिएगा ये पूरा लेग का, बल्कि L1 में से इस मोटाई का आधा, ये मोटाई जो है ना पूरी, ये बताइए यहां से यहां तक मोटाई T है ना, तो हम यहां से पूरा L1 ना जाके T, हाफ T पर रुक जाएंगे, यानी हम लोग लंबाई लेंगे तो लिखेंगे L1 माइनस टी बाई टू। क्लियर है, L1 माइनस टी बाई टू हमने यहां पर लिख दिया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लंबाई में थोड़ा सा ये कटा भी है, लंबाई जहां रिवेट से होल हुआ ना वहां कटा है। कितना कटा है, रिवेट के ग्रॉस डायमीटर के बराबर, यानी जितना रिवेट 20 mm का है तो उसमें 1.5 जोड़ करके जो डी आता है 21.5, उस टाइप से यहां पर लेंगे हम डी। और इनटू देखिए बताइए लंबाई हो गई, चौड़ाई, इसका भी तो मोटाई T1 ही ना है या T ही ना है, जो यहाँ T वही यहाँ T, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया T। ये क्या हो गया, A1 का वैल्यू। A1 क्या हुआ, L1 माइनस टी बाई टू, क्यों, क्योंकि L1 पूरा आधे ही तक गए हैं T बाई टू तक, तो L1 माइनस टी बाई टू, इंटू हमने माइनस कर दिया D क्योंकि इसमें रिवेट होल हुआ है, इंटू कर दिया T। बात समझ में आ गई। लेकिन जब A2 की बात करेंगे हम लोग तो A2 कितना होगा, तो वो होगा L2 माइनस टी बाई टू, और इंटू क्या हो जाएगा T। कहेंगे इसमें रिवेट होल तो है नहीं, तो इसमें रिवेट होल क्यों लेंगे हम लोग, समझ में आ गई बात। यहां पर क्या हो गया, L1 माइनस टी बाई टू माइनस डी इंटू टी, और यहाँ L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी, डी नहीं क्योंकि रिवेट होल नहीं हुआ है। तो क्यों डी माइनस किया है, क्योंकि एरिया वहां कम हुआ ना, वहां कट गया, तो वहां के देखिए रिवेट में यही तो नुकसान है, अगर रिवेट न करके वेल्डिंग किए होते तो इसका एरिया, और जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। एरिया को कौन कम कर दिया, रिवेट होल, यही डी, ठीक है ना। वेल्डिंग किए होते तो यही डी नहीं होता इसमें। आपको बात समझ में आ रही है। तो आपने कहा कि सर A1 निकल गया, A2 निकल गया, दोनों को जोड़ दें तो पूरा A हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो पूरा A हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है जोड़ दीजिए, तो A नेट क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया A1 A2 और K। तो कहेंगे सर चलिए ये जुड़ा है, ऐसे इस टाइप से जुड़ा है, इसमें हमने मान लिया, तो फिर इसका जोड़ते तब क्या अलग हो जाता,
इसमें ये अलग था कि इसमें इसेंट्रिसिटी नहीं थी, इसमें इसेंट्रिसिटी है, तो मैंने कहा ना इसेंट्रिसिटी वाले का एरिया कम हो जाता है। ऐसे जो निकाले हैं अभी आप A1 A2, ये तो इसका भी अगर A1 A2 निकालेंगे तो यही आएगा। इसमें भी देखिए ये लेग जुड़ा हुआ है, ये निकला हुआ, हालांकि दो लगे हैं तो दो से गुणा करेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका A1 एरिया, इसका A2 एरिया, दोनों को जोड़ देंगे, A नेट आ जाएगा। लेकिन इसका A नेट तो केवल A1 A2 होगा, लेकिन इसका A नेट A1, लेकिन A2 जो है ना, जो लटका हुआ लेग है, उसमें K से मल्टीप्लाई होगा, पूरे में नहीं A1 A2 में, केवल A2 में K से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? आप ही सोचिए, आप इसको खींच रहे हैं तो ज्यादा लोड इस जो जुड़ा हुआ है उसी पर आएगा। ये इसेंट्रिसिटी के कारण उतना लोड लेता नहीं है, तो लोड लेने का मतलब इसमें स्ट्रेस कम डेवलप होते हैं। तो अब स्ट्रेस को घटाना अच्छा है नहीं, तो हमेशा ये जो खिंचाव में ये वाला जो लेग है ना, उसका एरिया ही थोड़ा सा कम कर देते हैं। कम क्यों से करेंगे कि K का वैल्यू अपने आप 1 से कम रहेगा तो एरिया कम हो जाएगा। A2 पूरा नहीं रहेगा, A2 जितना होगा उसका कुछ, अब K कितना होगा, तो K बराबर लिया जाता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ये K का वैल्यू लिया जाता है। K का वैल्यू क्या होता है? K एक एरिया मॉडिफिकेशन फैक्टर है। एरिया मॉडिफिकेशन फैक्टर है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2, ये इसका वैल्यू होता है। तो अब आप सीधा सीधा करेंगे क्या, जब एक लेग इधर की तरफ जुड़ी हो तो तुरंत आप क्या करेंगे? A1 A2 K, A1 निकाले, A2 निकाले, K निकाले, A नेट निकाल दिए। उसके बाद A नेट जैसे ही निकला उसमें जाके स्ट्रेस से क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो आप जानते हैं P इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला है, ये एरिया A ग्रॉस होता कब? जब कंप्रेशन मेंबर होता, और A नेट होगा तब जब क्या होगा? ये टेंशन। तो अब मैं इस एरिया को A नेट के रूप में लिख दूं, मतलब मैं ये तो जब समझा रहा था कि दोनों के लिए, कंप्रेशन और टेंशन दोनों के लिए, इसको नीचे मैंने समझाया था। अब ये चीज मैं जनरल जो केवल टेंशन मेंबर के लिए फॉर्मूला होगा वो होगा A नेट इंटू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। A नेट कहां से निकलेगा? ऐसे निकलेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसके केस में क्या होता, दूसरे वाले के केस में मैं कई केस एक साथ बना के इसलिए समझा रहा हूं कि आप बहुत लंबा मत समझे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप समझ लिए एक बार इसका, तो दूसरा वाले में कुछ नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा अलग एक चीज होगा। क्या होगा? देखिए ध्यान से, अगर ये जुड़ा है तो इसका A1 क्या होगा? कनेक्टिंग लेग जब निकालेंगे इसका, सपोज करिए सेम यही कहानी हम कर रहे हैं, बस अब इस वाले की जगह इस वाले में बात कर रहे हैं। इसका कनेक्टिंग लेग L1 होगा, इसका इधर वाला L1 मान लीजिए, इधर वाला L2 मान लीजिए। तो मैं बस कुछ नहीं करूंगा, इस पूरे को यहीं से समाप्त, उसमें भी इसेंट्रिसिटी आ ही रही है। बस अब देखिए इसमें कहानी क्या हो जाएगी। कहानी बस इतनी हो जाएगी कि इसका A नेट जो होगा वो भी वही होगा, क्या? A1 प्लस A2 K। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंट्रिक लोडिंग होगी तो A नेट का फॉर्मूला यही होगा। लेकिन A1 क्या होगा? तो A1 होगा L1 माइनस T बाई 2 माइनस D इंटू T। यही था ना, A1 यही तो था। लेकिन बताइए ऐसे कितने लेग हैं? एक और दो ना, तो इसको क्या कर देंगे? दो कर देंगे हम लोग। और A2 क्या हो जाएगा? तो A2 बराबर क्या कहेंगे आप कि सर यहाँ पर जो होगा वो L2 माइनस T बाई 2 इंटू T, यही ना। ऐसे कितने हैं? दो हैं, दो से गुणा कर दीजिएगा। K कितना हो जाएगा? तो K कहेंगे सर कि ये तो थे आपके 3A1 बाई 3A1 प्लस A2। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहानी है कि जब ऐसे आपस में जोड़े जाते हैं ना, तो थोड़ा जो ये लेग बाहर, जैसे ये अकेले बाहर निकली थी, तो इस लेग में बाहर निकलने की वजह से लचक थी ज्यादा। लचक ज्यादा का मतलब था कि काफी ज्यादा फ्री हो जा रहा था। लेकिन जब ये एक दोनों दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, और सपोर्ट करने का एक और रीजन होता है कि जो ये बैक टू बैक चिपकाए गए हैं, ये जब आगे जाते हैं ना, तो इनमें यहां पर भी रिवेटिंग की जाती। कैसे? जैसे ये जो ऐसे आगे गए हैं, ऐसे मैंने बताया था ना कि जब दो, पिछला लेक्चर देखिएगा, जब दो मेंबर को आपस में चिपकाया जाता है और वो आगे जाते हैं, तो इन रिवेटों को हम लोग क्या कहते हैं? ये रिवेट जोड़ने के लिए नहीं बनाए गए हैं गसेट प्लेट से, ये रिवेटों को कहते हैं हम लोग टैकिंग रिवेट्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? टैकिंग रिवेट्स।
हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रिवेट्स जो मेंबर को गसेट प्लेट से नहीं जोड़ रहे हैं, मेंबर को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये इसको एक्स्ट्रा मजबूती देते हैं। इस वजह से इनकी इसेंट्रिसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो जो k का वैल्यू होता है वो 3a1 ना लेके तब क्या लेते हैं 5a1 अपॉन 5a1 प्लस a2। बात समझ में आ गई? कब लिया जाएगा ये k? जब इनमें टैकिंग की गई हो। इफ रिमेनिंग लेग्स आर टैग, यहां हमने लिख दिया इफ रिमेनिंग लेग आर टैग। ये जब रिमेनिंग लेग जो है वो टैग कर दी गई हो तब ये लिया जाएगा। यदि ऐसे जोड़ा तो गया हो लेकिन टैग ना की गई हो, टैग नहीं किया गया मतलब ये ऐसे गया था, जो रिवेट अभी नहीं लगा था वैसे नहीं लगा है, तो नहीं लगा रहेगा तो फिर k का वैल्यू वही रहेगा, क्या जो पहले था 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2, ये पहले की तरह ही रहेगा। बात समझ में आ गई? ये उसी तरह पहले की तरह ही रहेगा जब किनको टैगिंग क्या है नहीं की गई है। और बस कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहने का अर्थ हुआ कि ये अपना अलग जुड़ा है गसेट प्लेट से, नीचे वाला अपना जुड़ा है, दोनों एक साथ एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। इस पर अपना बल आएगा, इस पर अपना, और जब इनको आपस में ऐसे अलग से भी जोड़ दिया गया तब ये साथ में एक यूनिट की तरह काम करने लगे। तो उस केस में जो टैकिंग रिवेट्स होते हैं उनको जब लगाया जाता है तो उस केस में k का वैल्यू 5a1 अपॉन 5a1 प्लस a2, और जब टैकिंग ना की गई हो तो वो इंडिविजुअली अपना, ये अपना अलग इंडिविजुअल काम करता है, ये अपना अलग इंडिविजुअल काम करता है, और उस केस में k की वैल्यू 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2 होती है। हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी कम आएगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो a नेट है ना, सोचिए k का वैल्यू ज्यादा आएगा तो a नेट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। k का वैल्यू कम आएगा तो a नेट भी कम मिलेगा। तो आप भाई इसको इस तरह से जोड़ेंगे जब, तो k का वैल्यू ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो a नेट ज्यादा होगा, तो a नेट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज्यादा होगी। और जब टैकिंग नहीं करेंगे आप उसको जगह जगह पर, देखिए अब टैकिंग वगैरह कितने पर की जाती है कि ये सब नहीं मालूम है, ये अभी मैं स्ट्रेंथ निकालना सिखा रहा हूं आपको। तो आपको ऑलरेडी कहा गया रहेगा कि टैकिंग की गई है, कैसे की गई है जब डिजाइन करेंगे तब समझेंगे। तो आप ये सब चीजें जान लीजिए कि जो आपको स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला लगेगा। आपको समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले, जैसे अभी इसेंट्रिक, अब इसेंट्रिक में यही वाला, अगर दो एंगल चिपकाए गए होंगे, दो एंगल सपोज करिए चिपके थे, ठीक है। अब उन दो एंगल में मैं सीधा सीधा कहूं कि दो एंगल मिला के टी जैसा बना रहा है। अब ये दो एंगल ना हो कि एक टी ही होता, तो चलिए हमने इसको कह दिया कि ये एक टी है, तो टी होता तो क्या होता, तब तो ये सब बवाल खत्म, ये सब पूरा बवाल खत्म, टैगिंग तो करनी नहीं पड़ती क्योंकि वो टी ऑलरेडी है। तो मैंने चलिए इनको मिटा दिया, ठीक है, टी वाला ऐसे हमने मिटा दिया पूरा। हमने बना दिया ऐसे, ये टी वाला हो गया, ठीक है। टी वाले में क्या है देखिए, अब एक पूरा का पूरा टी जो है वो गया हुआ है, इस टाइप से टी वाला पूरा जो प्लेट है वो गया हुआ है, ठीक। ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं टी पूरी जुड़ी हुई है, मतलब इसका अगर हम लोग समझें यहां से, इसलिए मैं डायग्राम पहले बना लेता हूं अक्सर। ये जो पूरा टी ऐसे जुड़ा हुआ है, तो बताइए इस केस में भी क्या है, भले ही दो एंगल जोड़े गए थे लेकिन एक टी भी तो एक ही तरफ जोड़ा गया है। तो इस केस में क्या होगा, आप सपोज करिए, देखिए ये समझ में आ चुका है। अब तीसरा कहानी हम लोग टी वाला कर लेते हैं। अब टी वाला क्या कह रहा है, ध्यान ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि टी वाले में क्या कहानी है। टी वाले में कहानी आपको कही गई है, टी वाले में देखिए सपोज करिए कि ये टी का जो है ना, अब इसको थोड़ा सा मैं अलग बना दे रहा हूं, ऐसे समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टी होता अगर तो ऐसे ही होता, ऐसे जुड़ा होता। सपोज करिए कि ये पूरा विड्थ जो है वो क्या है बी है, यहां से यहां तक की जो पूरी इसकी गहराई है वो डी है, ये जो है वो टी एफ है, मतलब फ्लैंज की मोटाई ये वाली, और ये वाली मोटाई जो है वो टी डब्ल्यू है, यानी वेब की मोटाई, ठीक है। तो जब ये जुड़ा है तो बस सीधा समझिएगा, इसका ये वाला कनेक्टिंग लेग है ना,
इसका ये कनेक्टिंग लेग है जो जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो है ये वाला वो रिमेनिंग लेग है। तो इसका भी जो ए नेट होगा वो क्या होगा बताइए, ए नेट वही A1 प्लस के A2 ही होगा, लेकिन अब A1 क्या होगा, तो वही एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग A1, तो कनेक्टिंग लेग का एरिया कितना होगा B इंटू यहाँ पर क्या कर, अब ये जोड़ा गया होता है तो अक्सर देखिए एक रिवेट यहाँ लगी होती है जो ऐसे जो इधर गई है देखिए यहाँ पे ऐसे, और एक रिवेट यहाँ लगी होती है इस टाइप से जो गई है इधर देखिए ध्यान से। तो दोनों तरफ इसमें देखिए बी जो इसका ये टी वाले का ये फ्लैंज है ना वो दो जगह इसमें डी डी कटा, ये डी और ये डी रिवेट से कट गया, मतलब टी जब जुड़ता है देखिए ऐसे तो इसमें एक जगह यहाँ रिवेट होल बनता है और एक जगह यहाँ रिवेट होल बनता है। तो उस केस में पूरा बी में से यहाँ कटा और यहाँ कटा, कितना कितना रिवेट होल के बराबर, तो ए क्या होगा बी माइनस क्या हो जाएगा 2d, b माइनस 2d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो b माइनस 2d या जितना भी अगर दो दो कटे होते तो दो दो हम घटाते, तो इस केस में b माइनस 2d हो गया, मतलब दोनों तरफ से कट गया यहाँ पे। और दूसरी चीज यहीं पर आप समझिएगा 2d तो ये कटा, मल्टीप्लाई हम किससे कर दें बताइए, b माइनस 2d हमने किया मल्टीप्लाई इस tf से कर दें क्या, तो tf से हमने कर दिया, क्यों, क्योंकि देखिए लंबाई और चौड़ाई, तो b माइनस 2d इंटू tf हो गया a1 और a2 क्या हो जाएगा a2, तो A2 के केस में कहेंगे ये रिमेनिंग लेग कितना है, पूरा यहां से यहां तक D है, तो उस D में से ये TF घटा दें तो ये पता चल जाएगा ये यहीं तक का ये इतना, तो कहेंगे ये इतना कितना है यहां से यहां तक कितना है, तो कहेंगे D माइनस और ये TF हमने हटा दिया TF और उसमें से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये लंबाई यहाँ D तो निकल गया ये, और ये चौड़ाई कितना है TW, तो ये हो गया A2 आपका। अब जानते हैं K कितना होगा, तो K के केस में बताइए यहाँ पर 5 होगा कि 3 होगा, वही 3A1 या तो होगा या तो 5 होगा। तो आप जानते हैं जो रिमेनिंग लेग है वो आपस में जुड़ी मतलब टैग किया गया रहता तो T ही तो बन जाता, तो T ऑलरेडी है तो ये जो रिमेनिंग लेग है उसमें 5 लेंगे, यानी यहाँ होगा 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ये K का वैल्यू हो जाएगा टी वाले के लिए। चाहे टी वाला रहे चाहे एक एंगल सेक्शन ऐसे जोड़ के उसमें टैकिंग की गई रहे 5 लिया जाएगा, जब सिंगल एंगल सेक्शन जोड़ा जाएगा तो के की वैल्यू में यहाँ 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 लिया जाएगा। कहेंगे सर ये सब कहां से आ रहा है, भैया एक चीज होती है जो गीता है हम लोगों के लिए, वो है IS कोड। गीता जब भी आप कुछ करने जाएंगे ये आएंगे बोलेंगे हे पार्थ ऐसा होता है तुम यही करो यही सही है, सवाल जवाब मत करो। तो यही समझ लीजिए कि गीता IS कोड आप IS 800 1984 के अकॉर्डिंग 1984 IS कौन कोड हम लोग का 800 DSMS के लिए स्ट्रक्चरल स्टील को जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके लिए कोड जो होता है, वैसे रिवेट का कोड अलग है, हर चीज का कोड अलग अलग होता है, लेकिन IS कोड IS 800 1984 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कोड ने, हमसे इससे मतलब नहीं कि कहां से आया है, ठीक है, उन्होंने प्रयोगों के आधार पे अपने अनुभवों के आधार पे ये सब बना के हमको दे दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा रहे तो ऐसा करना है। अभी तक जितना थे सब में के का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि सब में इसेंट्रिसिटी थी। एक भाई साहब बचे हुए हैं, इनका बहुत अच्छा कहानी है। क्या अच्छा कहानी है इनमें, ये देख लेते हैं हम लोग फटाक से। कैसे, आइए देख लेते हैं कि कैसे कि ऐसे का मतलब ये जोड़े गए हैं। चलिए इनका भी L1 और L2 होगा, इनका होगा सीधे सीधे एरिया। इनका एरिया देखिए निकालने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसे नहीं, आप सीधे टेबल से पढ़ भी सकते हैं क्योंकि काटना पीटना तो है नहीं। अब A2 अलग लेना रहता है A1, जैसे इसमें मजबूरी थी हमारी, पूरे का एरिया एक साथ टेबल से पढ़ के भी आप काम कर सकते हैं। इस जैसे आपको मान लीजिए एंगल का वैल्यू दिया, सपोज करिए IS से 70 इंटू 70 इंटू 8 बोल दिया ऐसे, ठीक है, तो आप इसका एरिया ना सीधे टेबल से पढ़ सकते हैं, स्टील टेबल से। लेकिन टेबल से पढ़ के भी आप क्या कर लेते, क्योंकि उसमें पूरे का एरिया दिया रहता, A1 और A2 अलग अलग तो दिया नहीं रहता टेबल में, ये चीज जान लीजिए। अब हमको A2 वाले में K से गुणा करना है, तो इसलिए हमारी मजबूरी थी क्या कि हम A1 निकालें फिर A2 भी निकालें। इस केस में हमको K किसी में जरूरत ही नहीं है, तो हम चाहें तो टेबल से डायरेक्टली इनका एरिया जैसे पढ़ सकते हैं कि A नेट इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल, ये सीधे A नेट निकलेगा
और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम लोग 0.6 Fy से, और इनकी स्ट्रेंथ सीधे सीधे निकल जाएगी। क्यों? एक ग्रॉस हमने पूरा एरिया लिया, उसमें से रिवेट, तो ए नेट आ गया ना। इफेक्टिव क्यों नहीं लेना था? अभी मैंने बोला कि ए ग्रॉस से आते हैं हम लोग ए नेट पर, और ए नेट में जब इसेंट्रिसिटी हो तो ए इफेक्टिव निकालना पड़ता है हम लोगों को। तो ए इफेक्टिव निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसेंट्रिसिटी है नहीं इसमें। देखिए जब लोड लगेगा तो यहाँ पे काम करेगा, एक्ट करेगा पूरा, दैट इज वाई ये इफेक्टिव की जरूरत ही नहीं। तो हमको ए नेट चाहिए, ए नेट कुछ नहीं, ए ग्रॉस में से एरिया ऑफ रिवेट होल हटा दीजिए। इस पूरे का एरिया पता है, तो रिवेट होल का एरिया कितना होगा बताइए? रिवेट होल का एरिया इसमें कितना है? इसमें अगर रिवेट होल का एरिया निकाला कितना है, तो सीधा सीधा इसमें, चलिए मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। सपोज करिए इस पूरे का एरिया ए है, या आप निकाल भी सकते हैं A1 A2 करके, तब भी एक ही, थोड़ा सा अंतर आता है। आप जब निकालेंगे ना A1 और A2 ऐड करेंगे और टेबल से पढ़ेंगे तो उसमें माइनर अंतर होगा, तो परेशान मत होइएगा, वो सही है, ठीक है। 2-4-10 mm का स्क्वायर mm का अंतर होता है, तो उससे परेशान मत होइएगा, वो सही है, ठीक है। अब इसका ए नेट निकालना है, तो ए ग्रॉस तो टेबल से पढ़ लेंगे, एरिया ऑफ रिवेट होल। बताइए यहां से यहां तक रिवेट का होल का ये चौड़ाई आप जानते हैं और इस प्लेट की मोटाई जानते हैं, तो एरिया नहीं निकाल लेंगे आप? बहुत आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ए ग्रॉस कैसे निकलेगा, तो A1 प्लस A2 कर दिए तो क्या निकल गया आपका? ए ग्रॉस निकल जाएगा, ए ग्रॉस। और ये जो निकला A1 A2, इसमें से ए नेट माइनस कर, अब A1 A2 कैसे? वही L1 माइनस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो A1 A2 कैसे निकलेंगे? तो सीधे A1 बराबर कहेंगे L1 माइनस T/2 माइनस, अब देखिए D यही माइनस कर लीजिए A1 में ही, तो D1 में माइनस कर दिया, तो D कितना हो गया हम लोग का बताइए? 1D इंटू हमने क्या कर दिया T। समझ गया बात को? A1 निकल गया। अब A1 कैट हो है 2, तो इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से। A2 कैसे निकलेगा? तो सीधे L2 और माइनस T/2 इंटू कर दिया T। ऐसे कितने हैं? 2। तो हम लोग का यहीं पर A1, क्योंकि A1 को भी हम 2 बार ले चुके हैं, A2 को भी 2 बार ले चुके हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस ए नेट अब क्या हो जाएगा? कहेंगे A1 और प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे A2, कहानी खत्म बस। अब ये कहेंगे सर ये क्यों? अरे यही माइनस कर दिए थे A1 में से ही, देखिए ये D माइनस कर दिए थे ना, हो गया यहीं पर। चाहे अगर इसको नहीं किए होते तब A1 का अलग लेते, A2 का फिर रिवर्स डाया माइनस करते, किसी भी तरीके से निकालिए, बस आपको देख करके निकालना आना चाहिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का निकालने का। तो कोई भी टेंशन मेंबर रहे उसका ए नेट निकालने का तरीका, अभी एक एक चीजें हुई, ये खाली एंगल के बारे में मैंने बात किया टेंशन मेंबर में, अभी जब फ्लैट आएगी, पत्ती आएगी, तो उसके बारे में बातें अलग होंगी। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, किससे रिलेटेड? इसी से रिलेटेड, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। ताकि न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तक सुना आपने केवल। अब देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है, मैं लिखा तो नहीं हूं, पढ़ के सुना रहा हूं, जरा समझिएगा। बोला गया है कि एक तनन उपांग में, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सब लोग, एक तनन उपांग में 100 गुणा 75 गुणा 8, 100 इंटू 75 इंटू 8 mm एंगल सेक्शन गसेट प्लेट के साथ 16 mm व्यास के रिवेटों द्वारा जोड़ा गया है। एक एंगल सेक्शन जोड़ा गया है 16 mm व्यास के रिवेटों द्वारा, मतलब फाई कितना होगा जरा बताएंगे? 60 mm होगा फाई, ठीक है। तो D कितना हो जाएगा? 17.5 mm। अब जो लोग रिवेट नहीं पढ़े हैं वो लोग तो पढ़ चुके हैं इसको यहीं पर, तो इसलिए ध्यान से मैंने बार बार कहा कि पहले रिवेट और वेल्डिंग जाके कंप्लीट करिए, नहीं तो ये कभी ना समझ में आएगा। फाई बोला 16 mm के रिवेटों द्वारा इसको जोड़ा गया, और इसकी खुद की साइज जो दी गई है IS से, वो बोला गया है 100 mm इंटू, बोला गया है कितना? 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 mm बोला गया है पूरा इसका साइज। क्लियर है? देखिए गसेट प्लेट के साथ इस IS से, मतलब 100 mm 75 mm इंटू 8 mm को जोड़ दिया गया। अब देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इस मेंबर का ए नेट निकालिए और सामर्थ्य भी ज्ञात कीजिए, जबकि पहला केस, मतलब केस 1 दिया एक कि बोला गया है कि लंबी टांग यानी लॉन्ग लेग गसेट प्लेट से जुड़ी हो, यानी लॉन्ग लेग इज अटैच्ड। पहला केस है कि लॉन्ग लेग इज अटैच्ड। अब बताइए एक केस बनता है कि ये देखिए 100 75 8 का है, यानी एक लेग 100 की है, दूसरी 75 की, और मोटाई कितनी है? 8 है। यहां पर प्रॉब्लम है कि देखिए दोनों बराबर लेग नहीं है, एक 100 की है और एक 75 की है, समझ गए। तो पहला केस बोला है कि लॉन्ग लेग इज अटैच्ड,
तब के केस में आपको बताना है कि स्ट्रेंथ P क्या होगा और A नेट क्या होगा। ठीक है, तो A नेट निकालेंगे, FT से मल्टीप्लाई करेंगे, P आ जाएगा। A नेट कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसानी से बात है। बोला देखिए, A नेट का क्या है, A नेट हम जानते हैं क्या होता है, A नेट इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, A1 प्लस KA2, यही होता है ना, बताइए सही है, बिल्कुल। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। A1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर हम लोग जानते हैं, अभी निकाले हैं, L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू कर देंगे हम लोग T, यही तो A1 होगा, यही तो A1 होगा ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेटर लेके मेरे साथ किया कीजिए, बैठ करके क्राम कहानी सुनते हैं ना, कुछ होगा नहीं उससे। L1 मतलब जो जुड़ा हुआ है, A1 किसका एरिया होता है, कनेक्टिंग लेग का ना, तो कनेक्टिंग लेग कौन सी लेग है, 100 वाली, इस समय इसको 100 मानिए, 100 वाले को जोड़ा गया है। तो चलिए L1 का वैल्यू हमने रख दिया 100, माइनस किया T/2, T मतलब बताइए 8 mm, बाई 2 मतलब -4 किया 4, अब फिर माइनस D मतलब बताइए निकाल चुके हम लोग 17.5, कैसे किए वो मालूम है ना, ये आ गया आपका इंटू T मतलब फिर से वही 8 mm, इंटू हमने कर दिया 8 mm, आ गया 628 स्क्वायर mm, इसका एरिया आ गया 628 स्क्वायर mm, इसका एरिया आ गया, किसका, पहले वाले का जो A1 है। अब बताइए A2 कितना है, A2, तो A2 कहेंगे सर L2 माइनस T/2, अभी बताए हैं, पीछे रिवाइंड करके समझिए, L2 में से T/2 माइनस किए, इंटू T कर दिए। L2 का मतलब है अब 75 माइनस T/2 का वैल्यू 4, इंटू क्या कर दिया 8, क्योंकि T पूरा है, तो हमने इसको कर दिया 75 माइनस 4 71, इंटू कर दिया हमने 8, कितना आ जाएगा 568 स्क्वायर mm। A1 भी निकल गया, A2 भी निकल गया, कितना अच्छा बात है। तो K भी निकाल दीजिए लगे यहाँ तक, तो यहाँ निकाल दूं K का वैल्यू देखिए क्या होता है, यहाँ पर कितना होगा 3A1, क्योंकि ये सिंगल जुड़ा हुआ है, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 3A1 का मतलब 3 टाइम्स 628 हो जाएगा ना, 3 इंटू 628 और डिवाइडेड बाई फिर कितना हो जाएगा 3A1 अब प्लस क्या हो जाएगा A2 का वैल्यू कितना है 568.768 आ गया, 0.768 आ गया, किसका वैल्यू, K का वैल्यू। 0.768 का अर्थ समझ रहे हैं कि जब A2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब बताइए यहाँ पर A नेट का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना क्या होता है, तो खाली पहला तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इफेक्टिव एरिया बताइए, तो A नेट बराबर आप क्या लिखेंगे, आप सीधे A1 A2 को जोड़े होते ना तो देखिए कितना ज्यादा आता, A1 को वैल्यू ये हो गया, A2 का वैल्यू हो गया, लेकिन अब A1 तो पूरा रहेगा, अब A2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.768 से, जैसे A1, अब फिर से ना लिख के मैं सीधे A1 का लिख रहा हूँ, 628 अब प्लस 0.768 और 568, यानी अब जरा वैल्यू बताइए तो आप लोग यहीं पे, अगर ये नहीं रहा होता तो ये पूरा का पूरा जुड़ता, अब तो कम जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ए नेट घट रहा है, किस वजह से, इसेंट्रिसिटी की वजह से K आया, तो एरिया को कम कर दिया मॉडिफाई करके, यानी कितना आ गया हम लोग का, प्लस कर दिया 628 दैट इक्वल्स टू 1064.42 स्क्वायर एम, ये आ गया किसका, ए नेट का एरिया। इस क्वेश्चन में पहला बात बोला था लॉन्ग लेग अटैच्ड है, तो ए नेट बताना है, ए नेट हमने बता दिया। अब पी क्या होगा, तो अब थोड़ा ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है, ए नेट में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, ए नेट में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा ए नेट इंटू हमने कर दिया 150, 150 कहाँ से आया 0.6FY से आया, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए नेट में 1064.42 मल्टीप्लाइड बाई 150, मतलब हो गया आपका 159,663.62 न्यूटन, इसको किलो न्यूटन में करेंगे तो 159.66 किलो न्यूटन आ गया आपका P का वैल्यू। कितना आसानी से हम लोगों ने इसको लगा लिया,
पूरा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझें तो बहुत आसानी से लगा लिए। अब दूसरा इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉन्ग लेग की जगह अब क्या हो जाएगा, शॉर्ट लेग इज अटैच्ड। तो यहाँ पर हो गया दूसरा क्वेश्चन कि शॉर्ट लेग इज अटैच्ड। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 159.66 आपका आ गया। अब दूसरा कहानी हम लोग यहीं से मिटा रहा हूं, अब बस क्वेश्चन पूरा चेंज, अब शॉर्ट लेग अटैच्ड हो गई इसी की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, फटाफट सेम कहानी कर लेते हैं। शॉर्ट लेग के केस में A1 कितना हो जाएगा कनेक्टिंग लेग, बताइए। A1 का वैल्यू ऑफ शॉर्ट लेग यानी L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू T होगा। तो बताइए L1 का वैल्यू जो जुड़ा हुआ है वो ना होगा, जुड़ा हुआ अब 75 वाला है। पहले 100 वाली लेग जुड़ी थी लॉन्ग लेग, अब शॉर्ट लेग जुड़ी है, तो यहाँ 75 माइनस 4 माइनस 17.5 और मल्टीप्लाइड बाई 8। बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा, 75 माइनस 4 71 और माइनस कर दिया हमने 17.5 दैट इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी देखिए 428 स्क्वायर mm आ गया इसका एरिया, किसका, A1 का। A2 कितना हो जाएगा बताइए, A2 अब 100 वाला बाहर है, यानी होगा L2 माइनस T/2 इंटू क्या हो जाएगा T, याद है। तो 100 माइनस 4 करेंगे हम लोग तो 96 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 8 दैट इक्वल्स टू 768 स्क्वायर mm। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही कहानी समझ लेते हैं हम लोग, क्या, K का, K फिर होगा वही A1 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। देखिए सारा डेटा बस चेंज हुआ है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई आपने इसको ऐसे ना लगा के पलट के लगा दिया, तो अब क्या करें। देखिए जितनी बड़ी लेग जुड़ी रहेगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा, छोटी लेग जुड़ने से ना अब बाहर निकला है ज्यादा और जुड़ा हुआ जो है कम, तो स्ट्रेंथ तो घट ही जाएगी, इसेंट्रिसिटी बढ़ रही है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब बड़ी लेग जुड़ेगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। क्यों, देखिए अभी पहले वाले का स्ट्रेंथ निकाले आप आया था, उससे कंपेयर करेगा इसका स्ट्रेंथ कम आएगा, उसमें 159 पॉइंट समथिंग आया था किलो न्यूटन, इसमें देखते हैं कितना आता है। 3A1 का मतलब हो गया 3 टाइम्स A1 का वैल्यू है 428 डिवाइडेड बाई हो जाएगा वही फिर 3 इंटू 428 प्लस 768। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 3 टाइम्स 428 डिवाइडेड बाई 768 इक्वल्स टू 0.625 आ गया के का वैल्यू। एक तो देखिए मॉडिफिकेशन फैक्टर भी पहले से कम आया, अब के पता है और आपको A1 A2 पता, A1 428 हुआ, ये 768 हुआ, तो A1 प्लस के A2 होता है। तो A नेट का यहीं से मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। A नेट क्या हो जाएगा, फिर से यहां देखिएगा, A नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 प्लस के A2, यानी A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 428 प्लस के का वैल्यू 0.625 और A2 का वैल्यू है 768। अब इनको जोड़ दीजिए और आपका A नेट यहीं से आ जाएगा, इनटू हमने कर दिया 768 प्लस कर दिया 428 इक्वल्स टू 908.56 स्क्वायर एम। ये आ गया ए नेट। अब ए नेट जिसका कम है, देखिए स्ट्रेस तो फिक्स था 150 है, ए नेट उसका 1000 से ज्यादा आया था, इसका 908 आ रहा है, तो यानी इसी का ना स्ट्रेंथ कम होगा। तो पी एफ फाइनल क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ, 908.56 मल्टीप्लाइड बाई 150 क्या हो जाएगा, आ जाएगा 136.28 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। आई होप अगर आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा ध्यान से सुना होगा तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा एंगल वाले का, और आपको एक न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। अब अगले सेगमेंट में इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल लाऊंगा जो इसको कवर करेगा और इसको कवर करेगा। उस न्यूमेरिकल को लगाने के बाद फिर हम लोग टेंशन मेंबर में अगला टॉपिक फ्लैट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर एफर्ट मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, और लॉकडाउन की इस स्थिति में अपने घरों में बंद रहिए, सुरक्षित होकर मोबाइल ऑन करके पढ़ाई कीजिए। एग्जाम जब भी हो तब एक बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए अपनी, क्योंकि आप लोग का फाइनल ईयर है, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं
कि आपका ये ईयर अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप में 1 साल आपके खाते में और जुड़ जाएंगे डिप्लोमा में। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए, लेक्चर्स देखते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, सबका भला करिए और मुझे एक मोटिवेशन के तौर पे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा देते रहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट छोड़िए कि सर आपने अच्छा पढ़ा है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। नंबर मेरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9169206261। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप रात को फोन कर रहे हैं, फोन तो वैसे भी आप मत करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब आप मान लीजिए इस पर फोन कर रहे हैं, अब कोई कोई रात को कोई उठा नींद से फोन कर रहा है, अरे भाई ठीक है अभी अनमैरिड हूँ, अब दाम्पत्य जीवन में खलन पड़ जाती है अगर शादीशुदा होते तो इसलिए आप इस पर व्हाट्सएप करिए मुझे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।